आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। सबसे पहले आप ये जानिए प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का अर्थ क्या होता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का अर्थ होता है, नोट में, जो इस समय चल रहा है, यानी जो समय इस समय चल रहा है उसी समय को हम प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसमें हम आपके लिए यूज लेके आए हैं, यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का अर्थ होता है, हूँ, हैं और हो होता है। आइए हम इसका पहचान जानते हैं कि किस जगह पे हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। आपका पहचान है, जिस वाक्य के अंत में, समझ रहे बाबू, जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं और हो आएगा, वहां पर फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं, हो मुख्य क्रिया के रूप में आएगा, वहां पर है, हूँ, हैं और हो की अंग्रेजी इज एम और क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब यहां ध्यान देंगे, इज का अर्थ होता है, एम का अर्थ होता है हूँ, आर का अर्थ होता है हैं और हो। अब यहां ध्यान दीजिए कि जब हम इसका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। इधर यहां देखिए दिया है सिंगुलर नंबर और यहां दिया है प्लूरल नंबर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। सिंगुलर नंबर एक वचन, जहां एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है वहां सिंगुलर नंबर होता है, और जहां पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है वहां प्लूरल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कैसे आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे इज एम और आर का यूज कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ देखिए दिया है फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन आई के साथ आपको एम लगाना है, और सेकेंड पर्सन यू के साथ आपको आर लगाना है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम के साथ आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। अब यहाँ देखिए प्लूरल नंबर बहुवचन में वी अगर आता है तो आपको आर लगाना है, और अगर यू आता है तो आपको आर यूज करना है, और अगर दे आता है तो आपको क्या यूज करना है, आर यूज करना है। ठीक है ना। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो बहुत सिंपल तरीका है। यहां देखिए, यहां पे क्या है, एक वचन ही, सी, इट, नेम के साथ आपको इज का यूज करना है, और यहां पे देखिए बहुवचन में वी, यू, दे के साथ आपको आर का यूज करना है, और आई के साथ आपको किसका यूज करना है, एम का यूज करना है। एक बात मैं आपको ये बता दूं, आप यहां पे देख सकते हैं सेकंड पर्सन यू सिंगुलर नंबर के नीचे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यू जो है सिंगुलर नंबर में भी आता है, और यहाँ देखिए प्लूरल नंबर में भी यू दिया है, तो जो यू है वो आपका प्लूरल नंबर में भी आता है। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में भी हम यू का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में भी हम यू का प्रयोग करते हैं। और इसमें से हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको ये मालूम होगा कि ये सर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या बता रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। देखिए मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले मैं आपको पर्सन बता रहा हूं। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। क्या होता है, पुरुष होता है। इस पर्सन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष। सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको कहा जाता है, इसका परिभाषा क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका परिभाषा, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, समझ रहे बाबू, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन जिससे बोला जाए, सेकेंड पर्सन और जिसके विषय में चर्चा किया जाए, बातें किया जाए, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। एक बार फिर मैं आपको दोहरा दे रहा हूं,
पर्सन का मतलब होता है पुरुष। ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष। अगर कोई आपसे पूछता है या आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का परिभाषा क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बोला जाए वह सेकंड पर्सन और जिसके विषय में चर्चा किया जाए वह थर्ड पर्सन कहलाता है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे दिया है आई सेड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, ही इज इल। इसका अर्थ हुआ कि मैंने तुमसे कहा वह बीमार है। यहां ध्यान देंगे, आई फर्स्ट पर्सन यानी मैं फर्स्ट पर्सन, तुमसे कहा यानी जो तुम है यहां पर सेकंड पर्सन है, और यहां पे देखिए चर्चा किसके विषय में किया जा रहा है, वह के विषय में, यानी वह बीमार है। ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट पर्सन, जिससे बात किया जाए वो कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में चर्चा किया जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। आगे आप कोई भी ग्रामर, कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो पर्सन एकदम बेहद जरूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको पर्सन बता ही दूं, इसके बाद से फिर आगे हम पढ़ाते रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं इसमें फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, इसमें फर्स्ट पर्सन में आता क्या क्या है। आई फर्स्ट पर्सन है और वी आपका सेकंड पर्सन है। सॉरी, आई और वी दोनों आपके फर्स्ट पर्सन हैं। और यहाँ पे दूसरा देखेंगे सेकंड पर्सन, जिसका मतलब होता है मध्यम पुरुष, यानी मध्यम पुरुष में आता है यू, यानी ओनली जो यू है आपका कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यहाँ देखेंगे थर्ड पर्सन यानी उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन यानी उत्तम पुरुष, इसमें आपका आता है ही, सी, इट, दे और उसके बाद से नेम, ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आइए मैं आपको यूज ऑफ, इज, एम, आर में अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य, समझ रहे ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें देखिए हमने रूल बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला या वो कर्ता जिसके विषय में कुछ बताया जा रहा है, जिसकी विशेषताओं को बताया जा रहा है, जिसके गुणों को बताया जा रहा है। उसके बाद से आपको लिखना है इज, एम, आर। अब इस कर्ता के अनुसार इज लगाना है, इसी कर्ता के अनुसार एम लगाना है, इसी कर्ता के अनुसार आर लगाना है। उसके बाद से आपको या तो नाउन लिखना है और या तो एडजेक्टिव लिखना है। इज, एम, आर को अंग्रेजी में हम इज, एम, आर को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पे सेंटेंस आप देखेंगे, जैसे दिया है रमेश चालाक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि हमको सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट आपका है रमेश। आप सबको मालूम है कि जो रमेश है वो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इस इज, एम, आर में आपको लगाना क्या है, इज लगाना है। तो यहाँ पे आपका इज हो जाएगा और चालाक का क्लेवर हो जाएगा। यहां देखेंगे तुम पागल हो, तो तुम की अंग्रेजी यू होती है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट तुम है, तुम की अंग्रेजी आपका क्या हो गया, यू हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां जो तुम है वो सिंगुलर नंबर में है। अब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ का जो तुम है सिंगुलर नंबर में है तो इज लगना चाहिए, नहीं। यहाँ सिंगुलर नंबर में तुम होते हुए भी आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। आर हो गया। और पागल का अंग्रेजी क्या होता है, मैड होता है। ओके, अब आप ये जानेंगे कि कब तुम आएगा तो वह प्लूरल नंबर कहलाएगा, और कब तुम आएगा तो वह आपका सिंगुलर नंबर कहलाएगा। तो बस आप थोड़ा जानकारी लीजिए। जैसे सिर्फ तुम आएगा
तो ये समझ जाइए कि ये सिंगुलर नंबर में है, लेकिन है के लिए हम यहाँ आर ही लगाएंगे, मतलब आर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ अगर हम नीचे पहुँचते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोग गायक हैं। अगर सिर्फ होता कि आप एक गायक हैं या आप गायक हैं तो यह सिंगुलर नंबर कहलाता। यहाँ पे दिया है आप लोग गायक हैं, यानी एक से अधिक व्यक्तियों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, ठीक ना। तो ये आपका प्लूरल नंबर कहलाएगा। लेकिन इसमें भी हम हैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं इस पे। देखिए दिया है मैं उदास हूं, मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई, और आई फर्स्ट पर्सन आई है तो इसके साथ आपको लगाना क्या है, एम। ठीक है, और उदास का अंग्रेजी क्या होता है, सैड होता है। यहां देखेंगे तुम एक किसान हो तो सबसे पहले तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, और हो के लिए हम क्या लगाएंगे, आर। एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए, और किसान का अंग्रेजी होता है फार्मर, FARMER, फार्मर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया आप लोग गायक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा, यू। अब यही देखिए आप लोग जो दिया है ये प्लूरल नंबर में आता है, ठीक है ना, जिसको हम बहुवचन बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम है का क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गायक दिया है तो गायक का अंग्रेजी होता है सिंगर, ठीक है ना। लेकिन देखिए सिंगर दिया है तो हम यहाँ पे यस जोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग गायक हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, कई व्यक्तियों का बोध हो रहा है, यानी बहुवचन है, इसीलिए सिंगर में हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और इसलिए आर लगाएंगे क्योंकि ये नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं, एक सिंगर, दो सिंगर, तीन सिंगर, इसीलिए हमने यस जोड़ा है। ठीक है ना। अब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पे भी मान चलिए कि तुम का अंग्रेजी यू है, ठीक ना, तुम का अंग्रेजी यू है तो यू के साथ सर आर लगाए हैं, और आर के बाद से पागल का अंग्रेजी मैड लिखे हैं, तो मैड लिखे हैं तो मैड का बहुवचन नहीं होता है, ये मैड आपका एडजेक्टिव शब्द है, और एडजेक्टिव का कभी भी बहुवचन क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए यस यहाँ पे क्या जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग ईमानदार हैं तो आप लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, ईमानदार का अंग्रेजी हो जाएगा ऑनेस्ट, HONEST। अब ठीक ना, देखिए जैसे दिया है आप लोग ईमानदार है तो हमने आप लोग का यू लिखा, और उसके बाद से हैं का अंग्रेजी आर यूज किया, उसके बाद से ईमानदार का अंग्रेजी क्या हो गया, ऑनेस्ट हो गया। यहाँ पे भी देखिए यू बहुवचन है के लिए आर लगाया गया। अब आप ये सोचेंगे कि ऑनेस्ट में सर यस क्यों नहीं जोड़े, जैसे यहाँ पे जोड़े। अब देखिए ऑनेस्ट यानी ईमानदार, इसको हम गिन क्या सकते हैं, नहीं सकते हैं, यह एक व्यक्ति के विशेषताओं के बारे में क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और एडजेक्टिव शब्द को हम गिन क्या सकते हैं, नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका जो प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन होगा, वो क्या होगा, नहीं होगा। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि रमेश गरीब है तो सबसे पहले रमेश का अंग्रेजी रमेश हो जाएगा, और है का अंग्रेजी इज हो जाएगा, क्योंकि रमेश एक वचन है तो आप इज लगाएंगे, और गरीब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सीता और गीता क्या है, चालाक हैं, तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सीता का, लिखेंगे सीता, ठीक है, उसके बाद से और का लिखेंगे एंड, और उसके बाद से गीता का क्या लिखेंगे, गीता, ठीक है ना। उसके बाद से है का अंग्रेजी यहाँ पे आप लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे, आर, और उसके बाद से क्या दिया है, चालाक दिया है, तो चालाक का अंग्रेजी होता है क्लेवर, क्या होता है, क्लेवर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सीता एंड गीता, यानी यहाँ पे एक नाम नहीं है, दो नाम है, इसीलिए यह आपका प्लूरल नंबर हुआ। तो यहाँ पे सीता एंड गीता के साथ आप आर यूज करेंगे, और उसके बाद से चालाक का अंग्रेजी क्या हो गया, क्लेवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिसमें रूल है सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद से इज एम आर को लिखेंगे, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद से आपको नॉट लगाना है, प्लस उसके बाद से आपको नाउन लिखना है, उसके बाद से यानी नाउन या एडजेक्टिव में से कोई आपको एक ही लिखना है। यहाँ देखिए वह एक डाकिया नहीं है, तो सबसे पहले देखिए वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही,
है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा इज। कभी भी जो निगेटिव है किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब। क्या मतलब हुआ? हेल्पिंग वर्ब, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका है इज, एम और क्या है? आर है। तो आपको इज, एम, आर के बाद से क्या किसका प्रयोग करना है? नॉट का प्रयोग करना है। तो ही इज, उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट, एक का हो जाएगा ए, और डाकिया का अंग्रेजी हो जाएगा पोस्टमैन। यहाँ देखेंगे तुम बहादुर नहीं हो तो तुम का अंग्रेजी लिखेंगे यू, और यू बहुवचन है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आर। लेकिन यहाँ पे जो यू है वो सिंगुलर नंबर का काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ होता तुम लोग बहादुर नहीं हो तब आप समझिएगा कि यह किसका काम कर रहा है? प्लूरल नंबर का काम कर रहा है, ठीक है। तो तुम का यू हो गया, हो के लिए आर हो गया, और नहीं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? नॉट लिखेंगे, और बहादुर का अंग्रेजी हो जाएगा ब्रेव, BRAVE, ठीक है। तुम और मैं प्रसन्न नहीं हूं, तुम और मैं क्या हूं? प्रसन्न नहीं हूं। देखिए यहाँ पे डबल जो करता है एक साथ आया है, यानी जो करता है दो करता आपका एक साथ आया है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। यहाँ पे तुम का अंग्रेजी यू हो गया, और का अंग्रेजी एंड हो गया, और मैं का अंग्रेजी क्या हो गया? आई हो गया। अब यहाँ पे हम ये आपको परेशानी हो रही होगी कि यहाँ पे आई के साथ एम लगाएं कि यू के साथ क्या लगाएं? आर लगाएं। लेकिन यहाँ पे आपको आई को नहीं देखना है, यहाँ पे लास्ट वाले को नहीं देखते हैं, जो पहले शुरुआत हुई होती है उसको देखते हैं, उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है? यू दिया है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, और नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब होता है हैप्पी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दिया है मैं एक शिक्षक नहीं हूं, मैं एक शिक्षक नहीं हूं, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। आई फर्स्ट पर्सन है। वैसे भी मैं आपको साधारण रूप से बताया हूं कि आई के साथ हूं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एम हो गया, और नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए, और शिक्षक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टीचर हो जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है ना। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने और कौन शब्द आता है उसे हम प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं। यानी जिन प्रश्न सूचक शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है उसे ही प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं, जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने और कौन आता है। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य में अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द पहले आए तो ध्यान देंगे, अगर किसी भी वाक्य में कोई भी सेंटेंस है, अगर उस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द पहले आए तो वह किस प्रकार से आपको लगाना है। सबसे पहले उस वाक्य का जो सहायक क्रिया होगा, अंग्रेजी में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है ना, उसको सबसे पहले हम लिखते हैं इज, एम, आर। यानी जो हम यूज पढ़ रहे हैं उसमें आपको इज, एम और किसका प्रयोग करना है? आर का प्रयोग करना है। और यहाँ पे उसके बाद से आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद से या तो नाउन लिखेंगे या तो एडजेक्टिव आपको लिखना है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, क्या वह एक डॉक्टर है। कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस में क्या पहले आता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, क्या पहले आया है, वह के साथ है का अंग्रेजी क्या लिखते हैं, तो वह के साथ है का अंग्रेजी यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना क्या है, इज लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। अब हमारा जो रूल है वो ये कह रहा है सब्जेक्ट को लिखिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही हो गया। ठीक है। उसके बाद से नाउन या एडजेक्टिव लिखना है, तो यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर है वो नाउन है आपका, तो सबसे पहले एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए, और डॉक्टर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डॉक्टर। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहाँ पे दिया क्या तुम अमीर हो, आगे समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि तुम के साथ हो का अंग्रेजी क्या होगा, अर्थात आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज, एम, आर में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है। तो देखिए तुम के साथ हो के लिए क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद से तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और अमीर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर दिया है क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आया है, तो जब क्या आया है तो हम ये देखेंगे कि मैं के साथ हूँ का अंग्रेजी क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ पे इज, एम, आर में से मैं के साथ हूँ का अंग्रेजी क्या होगा, एम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम यूज करेंगे, एम लिखेंगे, और मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और विद्यार्थी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट हो गया और क्वेश्चन मार्क्स हो गया। आगे देखिए, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, जो हम आपको सेंटेंस जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ जाए तो क्या करेंगे। अब प्रश्नसूचक शब्द क्या है, अभी बताए थे, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, कब, कौन। अगर ये शब्द किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद से सहायक क्रिया यानी अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का यूज करते हैं। उसके बाद से हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद से नाउन या एडजेक्टिव को क्या करते हैं, लिखते हैं या यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है मैं क्यों एक कवि हूँ, तो यहाँ पे जो प्रश्नसूचक शब्द है वो है क्यों, और ये इस वाक्य में कहाँ आया है बाबू, बीच में आया है। तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, यानी क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई। अब उसके बाद से ये देखेंगे कि मैं के साथ हूं का अंग्रेजी क्या होगा। हमने क्वेश्चन वर्ड को यहाँ लिख लिया है, अब इज, एम, आर में से कोई एक लिखना है, तो वही आपका दिया है मैं, तो मैं दिया है तो मैं के साथ क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो वाई के बाद से हम क्या लिख देंगे, एम, और मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए, और कवि का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पोएट। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वह कब बीमार है, तो जो कब है ये प्रश्नसूचक शब्द है, तो जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी कहाँ लिखना है, पहले लिखना है। तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू, यहाँ पे कब की अंग्रेजी व्हेन हो जाएगा, और उसके बाद से वह के साथ देखेंगे है का अंग्रेजी क्या होगा, तो ही के साथ है का अंग्रेजी क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और वह का अंग्रेजी क्या हो गया, ही हो गया, और बीमार का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। तुम कैसे बहादुर हो, यहाँ पे भी देखिए जो कैसे है ये प्रश्नसूचक शब्द है, और यह प्रश्नसूचक शब्द इस सेंटेंस के, इस वाक्य के कहाँ आया है, बीच में आया है। तो इसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ,
हाउ हो जाएगा, और तुम के साथ हो की अंग्रेजी यानी इज एम आर में क्या लगाएंगे बाबू, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और फिर तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और बहादुर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे देखेंगे, इसी में देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आ जाए तो उस समय हम किस प्रकार से यूज करेंगे, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए दिया है पहले, क्या आप बीमार नहीं हैं, क्या आप बीमार नहीं हैं, इंट्रोगेटिव भी है और नहीं दिया है तो निगेटिव भी है। इसी को कहा जाता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, यानी प्रश्न पूछा भी जाए और उसको नकारा भी जाए, उसी को हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव कहते हैं। तो ये भी बहुत आसान तरीका है। देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में अगर क्या पहले चला है, यानी प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले चला है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कर्ता के साथ हैं का अंग्रेजी क्या होगा। तो यहाँ हैं का अंग्रेजी, आपके साथ हैं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा। आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है, तो आर हो गया, आपका यू हो गया। इसके बाद से नहीं अगर दिया है इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, तो सब्जेक्ट के बाद से हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद से कब नॉट लगाते हैं, जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो, तब हम सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नॉट हो जाएगा, और बीमार का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम क्यों चालाक नहीं हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, ठीक है ना। बस अंतर यही है कि यहाँ पे जो प्रश्न सूचक शब्द है वो कहाँ आया है, बीच में आया है, और उसके बाद से इस सेंटेंस को नकारा भी गया है। तो यहाँ भी बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको मालूम है, किसी भी वाक्य में अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी बताइए बाबू क्या होगा, यानी वाई हो जाएगा, और तुम के साथ हो का अंग्रेजी अभी क्या लगाते हुए आए हैं, क्या यूज करते हुए आए हैं, आर का यूज करते हुए हैं। तो यहाँ पे आर हो जाएगा। तुम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, और चालाक का अंग्रेजी क्या होता है, क्लेवर होता है। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसके अंत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि शब्द आ जाए, तो वहाँ भी हम इज एम आर का ही प्रयोग करते हैं। खास तौर पे यहाँ पे इज का ही प्रयोग होगा। जैसे दिया है, दूध उजला होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मिल्क, है का लिखेंगे इज, और उजला का लिखेंगे वाइट, ठीक है ना। पानी ठंडा होता है, देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ भी होता है, लगती है, होता है, होता है, ओके। तो इसमें भी आपको इज का ही प्रयोग करना है, जो अभी पीछे हम प्रयोग पढ़ा रहे थे, पीछे जो यूज पढ़ा रहे थे, सेम उसी तरीके से है। पानी ठंडा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले पानी का आप लिखेंगे वाटर, है का लिखेंगे इज, और ठंडा का आपका हो जाएगा कोल्ड। चीनी मीठी लगती है, ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे शुगर, शुगर, है का लिखेंगे इज, और मीठी का अंग्रेजी होता है स्वीट। आम मीठा होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैंगो, इज, स्वीट। दूध लाभदायक होता है, लिखेंगे मिल्क, इज, लाभदायक का होता है यूजफुल। ये आपको इसलिए बताया गया है कि आप भ्रमित न हो, होता है, रहता है, लगता है में, क्योंकि ता है, ती है, ते है दिया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, तो वहाँ डू और डज लगाते हैं। लेकिन उससे ये अलग है, अलग इसलिए है कि वहाँ पे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं, और वहाँ पे हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। सिंपल रहता है तो क्रिया में यस या यस भी जोड़ते हैं। लेकिन आपको यहाँ भ्रमित नहीं होना है,
आएगा होता है, रहता है, लगता है इत्यादि अगर आता है तो आप यहाँ पे इज का ही प्रयोग करेंगे।